तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तो जो फैट था उसका एंड प्रोडक्ट हमें मिला था, क्या क्या एंड प्रोडक्ट मिला था हमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। और ये भी लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में घुल नहीं पाते। तो फिर से क्या होता है कि इनको बाइल सॉल्ट्स इनके ऊपर एक्ट करते हैं, फिर से बाइल सॉल्ट्स इनके ऊपर एक्ट करते हैं। इसके ऊपर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के ऊपर कौन एक्ट करता है, बाइल सॉल्ट्स एक्ट्स ऑन, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, छोटे फैट ग्लोब्यूल में, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल, जिनको मिसल्स बोलते हैं बच्चों, दीज आर मिसल्स। तो देखो फैट का डाइजेशन हुआ था, फिर बना फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अभी भी क्या है, इनका साइज बड़ा होता है, अभी भी इनका साइज लार्जर है, इन दोनों का साइज लार्जर, और ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो अगेन फिर से बाइल सॉल्ट्स इनके ऊपर एक्ट करता है, किसके ऊपर, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और इसको कन्वर्ट करता है मिसल्स में। मिसल्स आर स्मॉल स्फेरिकल फैट ग्लोब्यूल्स। क्या है ये, स्मॉल स्फेरिकल फैट ग्लोब्यूल्स है, ये याद रखना आपको। मतलब देखो कैसे आपको समझोगे आप, देखो सपोज यहाँ पे मैंने एक विलाई ड्रॉ किया, दिस इज विलाई, क्लियर। और विलाई के पास सपोज करो ये एक सेल मैंने ड्रॉ किया जो इंट्रोसाइट है, इस तरह का ये सेल मैंने ड्रॉ कर लिया जिसका नाम है इंट्रोसाइट, ये है इंट्रोसाइट सेल। ये डायग्राम पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, और यहाँ पे है इस तरह का बच्चों, क्या है, लैक्टियन, दिस इज लैक्टियन। तो मिसेल फॉर्मेशन कहाँ होता है, मिसेल फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, दिस इज द ल्यूमेन एरिया। तो ल्यूमेन एरिया में जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे क्या होगा, मिसेल फॉर्मेशन अकर, ये मिसेल्स हैं। तो ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इन ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मिसेल्स फॉर्मेशन अकर्स, क्लियर। तो मिसेल्स फॉर्मेशन होता है कहाँ, ल्यूमेन में। उसके बाद ये मिसेल्स इन सेल्स के अंदर इंटर करते हैं, इन सेल्स के अंदर, इंट्रोसाइट्स, यानी अब इंटेस्टिनल म्यूकोसा के पास ये आ गए। जैसे ही ये मिसेल आया, सपोज यहाँ पे आया, तो क्या होता है, यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये एक सेल ऑर्गेनेल है प्रेजेंट इन इंट्रोसाइट। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको पता है इट इज ए सेल ऑर्गेनेल एंड प्रेजेंट इन इंट्रोसाइट। ये क्या करता है, अब इन मिसेल के ऊपर, इन मिसेल के ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग बना देगा। इस मिसेल के ऊपर जो रेड कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज प्रोटीन कोट। इसके ऊपर ये बना दिया क्या, प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट, और इस स्ट्रक्चर को बच्चों बोलते हैं, अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया इसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन, इसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन आर
काइलोमाइक्रोन क्या है? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल, जो राउंडेड स्ट्रक्चर उसके फैट ग्लोब्यूल बोल देते हैं। दीज आर स्मॉल फैट ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल मींस राउंडेड स्ट्रक्चर, ग्लोब्यूल मतलब राउंडेड स्ट्रक्चर, कोटेड विथ प्रोटीन, कोटेड विथ प्रोटीन। तो काइलोमाइक्रोन क्या है बच्चों? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल मींस स्फेरिकल या राउंडेड स्ट्रक्चर, स्फेरिकल और राउंडेड को बोलते हैं ग्लोब्यूल। तो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल कोटेड विथ प्रोटीन। तो ये जो रेड कलर है यही प्रोटीन कोट है बच्चों, दिस इज प्रोटीन कोट। और ये कौन बनाता है? ये बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एक काइलोमाइक्रोन है ये अब इंटर कर पाता है किसके अंदर? ये अब इंटर करता है लैक्टियल में। तो काइलोमाइक्रोन इंटर लैक्टियल, और फाइनली ये ब्लड में जाएगा, तो लैक्टियल, और फाइनली इसको ब्लड में छोड़ दिया जाता है। तो जो फैट का ट्रांसपोर्ट है बच्चों वो किस फॉर्म में? काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में हो पाता है। तो पहले फैटी एसिड को ब्रेक किया जाएगा, ठीक है ना, फैटी एसिड को ब्रेक किया जाएगा और उससे क्या होगा? उससे फैटी एसिड ग्लिसरॉल में ब्रेक किया गया, फिर फैटी एसिड ग्लिसरॉल को फर्दर बाइल सॉल्ट्स इसके ऊपर एक्ट करके इसको चेंज कराते हैं मिसेल्स में। तो बाइल सॉल्ट्स एक्ट्स एंड उसके बाद बनता है मिसेल। अब मिसेल बनने के बाद क्या होगा समझ में आया आपको? डाइजेशन से फैटी एसिड ग्लिसरॉल बना था, इसका साइज लार्जर है, वाटर इनसॉल्युबल है, इसलिए क्या होगा? फिर से बाइल सॉल्ट्स इसके ऊपर एक्ट करेंगे। और ये काम कहाँ होता है? यहाँ पे इन ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो सारा इवेंट हो रहा है, मिसेल फॉर्मेशन कहाँ होगा? इन ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मिसेल्स फॉर्मेशन अकर। ओके, मिसेल्स फॉर्मेशन अकर इन ल्यूमेन। यहाँ ल्यूमेन है बच्चों। अब ल्यूमेन से म्यूकोसा की तरफ, ल्यूमेन मतलब पैसेज जहाँ पे फूड था, वो सारा इवेंट यही हो जाएगा। उसके बाद ये मिसेल्स इंट्रोसाइट्स के अंदर, ये डायग्राम हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया हुआ है। ये है विलाई, ये याद रखना आपको, ये विलाई है, यहाँ लैक्टियल है, यहीं पे इस तरह का स्ट्रक्चर है, यहीं पे ब्लड कैपिलरीज है, ये सारा आपको याद होगा, है ना, इस तरह से है। तो वही डायग्राम मैंने एक बड़ा बनाया है। तो फैट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस तरह से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो मिसेल और काइलोमाइक्रोन बनते हैं। काइलोमाइक्रोन का मिसेल बनेगा ल्यूमेन में, काइलोमाइक्रोन कहाँ बनेगा? इंटेस्टिनल म्यूकोसा में बन जाएगा या इंट्रोसाइट सेल में बनेगा। इस तरह से आपको याद रखना है। क्लियर? क्लियर बच्चों? तो इसको देखिए। उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे, एब्जॉर्प्शन हो गया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे एसाइमिलेशन, मतलब एब्जॉर्प्शन से एनर्जी मिलती है। तो इसको नोट करो। तो फूड में क्या आता है? सबसे पहले इंजेशन, खाना हम खाते हैं तो सबसे पहले हुआ इंजेशन, फूड इज टेकन, फूड इज टेकन, दैट इज इंजेशन बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप डाइजेशन।
तो इंजेक्शन हो गया, पूरे फूड इज टेकन इनसाइड एलिमेंट्री कैनाल, फिर डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद एसाइमिलेशन। एब्जॉर्ब फूड से क्या हुआ, एनर्जी मिलती है टिश्यू को, एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, energy is obtained from absorbed food, तो एनर्जी मिल गई हमें, दैट इज एसिमिलेशन। और फाइनली इजेशन होता है बच्चों, मीन्स फीसेस और स्टूल, स्टूल इज डिस्चार्ज, इसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस तरह से ये स्टेप होता है पूरे डाइजेशन के दौरान। जो स्टूल है और फीसेस, इसका जो कलर होता है, कलर इज ड्यू टू स्टर्कोबिलिन, ये एक पिगमेंट है। तो जो येलोइश कलर का कलर है स्टूल और फिशेस का, जो कलर है ड्यू टू स्टर्कोबिलिन, स्टर्कोबिलिन, और ये बिलीरुबिन का ही ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। इट इज ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ बिलीरुबिन, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ बिलीरुबिन। इसके कारण कलर जो रहता है फीकल मैटर या स्टूल का, स्टर्कोबिलिन। ऑर्डर, स्टूल और फीसेस का जो कलर है ड्यू टू स्टर्कोबिलिन है। जो ऑर्डर या फाउल स्मेल है, फाउल स्मेल ऑफ स्टूल इज ड्यू टू स्कैटोल, ये कंपाउंड है स्कैटोल, इसके कारण है स्कैटोल। मतलब ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैं दे रहा हूँ, आज तक नीट में क्वेश्चन इस पे नहीं आया है। स्कैटोल तो नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर याद रहता है सही है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। इज ड्यू टू स्कैटोल, इंडोल, इन सब के कारण, मरकैप्टन, इन सब के कारण स्टूल का फाउल स्मेल होता है। क्लियर, ये याद रखना है। एक चीज और, अगर क्ले कलर्ड अगर फिशेस पास आउट हो रहा है, इसका मतलब है लीवर इज नॉट functioning properly। क्ले देखा होगा आपने, तो क्ले कलर अगर स्टूल है, फिशेज या स्टूल, इसका मतलब लीवर फंक्शन नहीं कर रहा। क्ले कलर का मतलब स्टर्कोबिलिन नहीं बन पा रहे हैं। स्टर्कोबिलिन नहीं बन पाता है जब प्रॉपर बिलीरुबिन का ब्रेकडाउन नहीं हो, और ये लीवर के वजह से होता है। ठीक है, बड़ा सा मैकेनिज्म है जो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, उतना हमें डिटेल में नहीं जानना। तो ये जानो आप, कहीं क्वेश्चन आ सकता है ये चीज। एक चीज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सपोज करो कोई किसी में स्टारवेशन है, सपोज करो कोई स्टारवेशन हो रहा है, या इसको आगे डिस्कस कर लेंगे, चलो। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है आपको। अब एसाइमिलेशन में एनर्जी मिली हमें, क्लियर, तो ये सब ध्यान रखना। अब मैं दो डिफिनीशन है जो आपको याद रखना है, इसको मैं रब कर रहा हूँ बच्चों।
दो डिफिनीशन आपको याद रखना है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। एनसीईआरटी ने इस बार ऐड भी किया है उसको। एक है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड और दूसरा है फिजियोलॉजिक वैल्यू कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ फूड। ये क्या है देखो, इट इज द amount of energy, it is the amount of energy liberated, it is the amount of energy liberated or released when 1 gram of carbohydrate, 1 gram of protein, 1 gram of fat undergone combustion inside a bomb कैलोरीमीटर। और जैसे फिजिक्स में आप एक कार्नट इंजन पढ़ते हैं, दैट इज हाइपोथेटिकल, वैसे ही कैलोरीफिक वैल्यू है। अगर आपने कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब कितना एनर्जी रिलीज्ड होगा अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम फैट का हम कंबशन कराते हैं, कहाँ, एक इंस्ट्रूमेंट में, बॉम्ब कैलोरीमीटर में। तो ये एक लैब में ऐसा किया जाता है, ठीक है। वही अगर हम वही फूड बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज्ड कराएं, क्योंकि बॉडी के अंदर कंबशन नहीं होना है, एनसीईआरटी ने ऐसे कंबशन लिख दिया है, लेकिन एक्चुअली फूड इज, ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल है, सॉरी फिजियोलॉजिकल वैल्यू, तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड है ये, फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो ध्यान समझना, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को, 1 ग्राम प्रोटीन को, 1 ग्राम सपोज कार्बोहाइड्रेट C, प्रोटीन T, फैट F, इसको, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को, 1 ग्राम प्रोटीन को, 1 ग्राम फैट को अगर आप बॉम्ब कैलोरीमीटर में जलाते हैं, उसका कंबशन करते हैं, तो कितना एनर्जी निकलता है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए याद कर रखना आप, कार्बोहाइड्रेट के लिए इट इज 4.1, कार्बोहाइड्रेट के लिए है 4.5 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन के लिए है 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, और फैट के लिए है इट इज 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। इतना एनर्जी लिबरेट होगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब जब इतना, ये एक लैब में करते हैं, इट इज डन इन लैब, तो लैब में ऐसा किया जाता है, लैब में आपको कैलोरीफिक वैल्यू मिलता है, क्लियर। अब फिजियोलॉजिकल क्या है, इट इज द एक्चुअल एनर्जी दैट इज लिबरेटेड। तो ये क्या है, किस तरह से आप देख सकते हो, इट इज द एक्चुअल एनर्जी liberated or produced when
ऑक्सीडेशन ऑफ, या ऐसे लिख लो, व्हेन 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट undergone oxidation inside body। तो ये एक्चुअल है, ये इससे हमेशा कम होगा। तो कितना होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, इट इज 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन के लिए इट इज अगेन 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, and for fat again it is 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो देखो यहाँ पे तीनों वैल्यू ज्यादा है, 4.1 है, 5.6 है, 9.45 है, यहाँ पे कम है। यानी जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फूड को आप जलाओगे तो जितना एनर्जी निकलेगा उसी को बोलते हैं हम क्या, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड। ये हमेशा ज़्यादा होता है फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड से, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड जो है इट इज एक्चुअल एनर्जी दैट इज लिबरेटेड। क्लियर? तो इसको नोट करो। क्लियर बच्चों? तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 मिनट पानी पी लो। तो इसको मैं रब करता हूं, ये याद रखना है, इस बार एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है यहां से। उसके बाद देखो, उसके बाद डिजॉर्डर्स ऑफ जीआईटी या डिजॉर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें पहला है जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होगा, liver is affected leads to yellow coloration of skin and sclera। स्क्लेरा क्या होता है बच्चों, जैसे ये आई है तो आई में इस तरह से आप देखते हो, इस तरह से, तो आई में इस तरह से देखते हो। थोड़ा सा इसको अलग कलर से ड्रॉ करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो इस तरह से आई है, यहाँ पे सपोज ये ब्लू कलर हो गया, ये ब्लू कलर का हो गया,
इस तरह से, और ये ब्लैक है। तो ये है स्क्लेरा। जो व्हाइट पार्ट है आपके आंख में, आपके आई बॉल में जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है दैट इज स्क्लेरा। ये जो ब्लू है दैट इज आइरिस, और ये जो ब्लैकिश है दैट इज प्यूपिल। तो स्क्लेरा में आपको ब्लू कलर, सॉरी स्क्लेरा में येलो कलरेशन आपको दिखाई देगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ bile pigments, due to deposition of bile pigment bilirubin। तो बिलीरुबिन को बाहर निकालना था लेकिन लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो ये बाहर नहीं जाएंगे। दीज आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। अब लीवर इनको बाहर कर ही नहीं पा रहा क्योंकि अफेक्टेड है, तो ये जगह जगह जमा होने लगेंगे, स्क्लेरा में भी और स्किन में भी। तो दोनों स्किन भी आपको पीला नजर आएगा, और जो स्क्लेरा व्हाइट पार्ट है आई का, स्क्लेरा इज व्हाइट ऑफ आई, व्हाइट पार्ट ऑफ आई इज स्क्लेरा। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये जॉन्डिस है। अब जॉन्डिस के बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर है आपका जॉन्डिस। जॉन्डिस के बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर है वोमिटिंग। वोमिटिंग क्या है? इट इज द ejection, it is the ejection of stomach content outside through mouth। वोमिटिंग आपको पता है सारा इजेक्शन मतलब बाहर, ठीक है ना, बाहर चला जाना, इजेक्ट हो जाना, बाहर चले जाना। इजेक्शन किसका? स्टोमक कंटेंट का, जो स्टोमक में हमारे फूड था उसका बाहर चले जाना, इसी को बोलते हैं वोमिटिंग। एक चीज और याद रखना आपको, एक वोमिट सेंटर होता है हमारे ब्रेन में। वोमिट सेंटर या वोमिटिंग सेंटर कहाँ पे? मेड्यूला ऑब्लांगा में, ठीक है। उससे एक सिग्नल जाता है, ठीक है, वोमिटिंग के लिए मेडुला ऑब्लांगा में वोमिट सेंटर है, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी ने दिया है। उससे सिग्नल जाएगा और उससे खाना बाहर आएगा। सबसे पहले होता है नोजिया। नोजिया इज फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। आपने फील किया होगा कि हमारा मन बेचैन होता है कि उल्टी हो सकती है, तो जब वो सिग्नल आता है हमारे स्टोमक के रीजन में तो इस तरह की फीलिंग हमें आती है। अब वोमिटिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो नोजिया इज फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। तो पहले नोजिया आता है, आफ्टर दैट वोमिटिंग अकर। फर्स्ट नोजिया, आफ्टर दैट वोमिटिंग। क्लियर? तो ये ध्यान रखना आपको। तो ये वोमिटिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है डायरिया। उसके बाद है डायरिया। क्लियर? व्हाट इज डायरिया? इट इज द abnormal, it is the abnormal frequency of bowel movement। Bowel movement is what? Act of defecation। bowel movement is defecation। जो हम पॉटी करने के लिए जाते हैं that is bowel movement। क्लियर? तो पॉटी के लिए जो हमें एक प्रेशर आता है उसी को बोलते हैं बाउल मूवमेंट। इट इज एक्ट ऑफ डेफिकेशन। इसी से मतलब जो हम पॉटी करते हैं दैट इज बाउल मूवमेंट। क्लियर? और इट इज द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो डायरिया में क्या होगा? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी उसकी हो जाएगी, बहुत बार, 4 बार 5 बार, आपको पता ही है डायरिया में। और एंड इंक्रीज इन लिक्विडिटी। Increase in liquidity of fecal matter।
तो जो फीकल मैटर है वो पतला भी हो जाएगा, लूज मोशन जिसको बोलते हैं, काफी वाटरी स्टूल पास आउट होता है डायरिया में। तो एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी किसकी, बावेल मूवमेंट। बावेल मूवमेंट की जनरली जो प्रेशर है, जो हम पॉटी करते हैं या एक्ट ऑफ डेफिकेशन है, इसी को बोलते हैं बावेल मूवमेंट। इंक्रीजिंग लिक्विडिटी ऑफ फीकल मैटर, ये है हो गया डायरिया। क्लियर। अब उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन। इसमें क्या होगा, feces आर retained, feces और stool, feces आर retained within colon due to irregular bowel movement। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। अब क्या है, feces आर retained within the colon। feces क्या है, कोलोन में ही रह जाते हैं, जो स्टूल है वो कोलोन में ही रह जाता है। feces आर retained within the colon due to irregular bowel movement। अब कोलोन में ही रह गया, वो आ ही नहीं पाए रेक्टम तक, तो रिलीज कैसे होगा। तो इसी कारण हम क्या होता है, क्यों हो जाता है ऐसा रिटेन, इरेगुलर बाउल मूवमेंट है। कभी सुबह में हो रहा है, कभी हम पॉटी करने दोपहर में जा रहे हैं, जा तो रहे हैं लेकिन पेट क्लियर नहीं हो रहा है, इरेगुलर हो गया, एक टाइम पे नहीं हुआ। जनरली नॉर्मली 3 टाइम्स हो सकता है, सुबह में लोग जाते हैं, शाम में जाते हैं कुछ लोग, तो इस तरह से है। लेकिन इस आदमी का जिसको कॉन्स्टिपेशन होगा इरेगुलर हो जाएगा, कभी 7 बजे जाएगा, कभी 6 बजे सुबह में जाएगा, कभी 9 बजे, कभी दिन में 11 बजे, और तब भी क्लियर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फीसेज जो है वो रिटेन हो गए कोलोन में ही, ड्यू टू इरेगुलर बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट जो था वो इरेगुलर हो गया, मतलब जो एक्ट ऑफ डेफिकेशन था वो मतलब रेगुलर नहीं है, सुबह में नहीं है, कभी 9 बजे है, कभी 11 बजे हम गए एक्ट ऑफ डेफिकेशन के लिए, हमें एक प्रेशर भी नहीं आ पा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। तो देखो कॉन्स्टिपेशन का सीधा है, एक तो वो पर्सन